शेयर करते हैं उसको गो थ्रो करिए, और बुक भी मैंने शेयर किया है उसको भी आपको गो थ्रो करना चाहिए। पढ़ते चलिए, अभी तक पढ़िए, एक बार दो बार जितना। मैंने मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर भी शेयर कर रखा है, उसका भी आप शुरुआती से 5 चैप्टर, कल दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोग शुरुआती का 5 चैप्टर ऐसे पढ़ जाइए, रीडिंग दे दीजिए, मैं रीडिंग ओनली, आप रीडिंग दे दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग जहां से कल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर छोड़े से पढ़ना, वहीं से आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कल हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो आप पढ़ चुके थे उन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। 79 to 88 तक हम लोगों ने जाना था। 79 से राज्यसभा के लिए हमारा एक जनरल, जो राज्यसभा कह रहे हैं, जो जनरल बातें थी, राज्यसभा नहीं जनरल बातें हमने देखा था, मतलब दोनों हाउस के लिए कुछ कुछ बातें की गई थी एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए। उसके बारे में हमने जो बात किया था वो 79 से 88 तक, 79 to 88 तक बात कर लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ पढ़ेंगे, कह सकते हैं कि आप जनरल बातों के बाद जो हम एडिशन करने जा रहे हैं इसमें नया, वो आज पढ़ने जा रहे हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट आखिर कौन कौन यहाँ पे होते हैं, कौन वैकेंट होता है नहीं होता है, इन सब चीजों को आज हम जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें जो आपका आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 89 to 98 तक कवर हो जाता है। 99 और 100 आपने पढ़ रखा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस वो पढ़ रखे हैं, तो फिर हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 89 to इसमें मैं जरा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में दो हाउस है ना, दोनों का ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा और समझ में आए। आप देखेंगे 89 to 92 तक। अच्छा, आर्टिकल नंबर कभी रटिएगा नहीं, ध्यान रखिए, एकदम पढ़ाने के क्रम में आपके नजरों के सामने आना चाहिए कहाँ क्या है, हर चीज पता होना चाहिए। एग्जाम में इतने आर्टिकल नंबर नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी मैं आर्टिकल नंबर के साथ साथ ही चलता हूं ताकि आपको पता हो। ये जो बात किया है राज्यसभा के बारे में बात किया है, ठीक है। 93 से 92 तक आए, 93 से 96 तक जो आर्टिकल है वो लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में बात किया है, और थर्ड 97 एंड 98 जो है ये कॉमन है, कॉमन टू लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब आइए इन्हीं चीजों को, उसमें से बहुत सारी बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जरा सबसे पहले राज्यसभा के बारे में चलते हैं। अब हमारा फुल ध्यान 89 to 92 आर्टिकल के बीच रहेगा, क्या प्रोविजन है, इसी से फिर क्या प्रोसीजर निकले हैं उस पर हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला नंबर अब इधर रख लेते हैं, आर्टिकल 89। 89 क्या कहता है? कहता है कि जब राज्यसभा में, आपको पता है चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो पहला बात यही कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, कहा यही होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपने कल पढ़ा भी था, मैंने राज्यसभा बताते वक्त बताया था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यही बात कहाँ लिखा हुआ है अब आपको पता चल गया, ये बात हम बता चुके हैं। एक नया चीज आएगा, कहते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है ये तो चेयरमैन होंगे, कहा जब हाउस में वाइस प्रेसिडेंट आए, चेयरमैन है, एक डिप्टी चेयरमैन होना चाहिए। अकेला एक आदमी सब काम संभालना मुश्किल होगा, कभी तो तबीयत खराब हो सकती है, कभी तो उनका भी कुछ अर्जेंट काम हो सकता है, तो एक सपोर्ट होना चाहिए पीछे से इन प्रिजाइडिंग मैटर। तो कहा एक
डिप्टी चेयरमैन होगा। कहा ज्या ही पॉसिबल हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो। एक बार चेयरमैन आ गए तो आप क्या चुन लीजिए फटाक से, चूज डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन कैसे चुनेंगे? सवाल ये आया कि सर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हमें मालूम है, ये कैसे इलेक्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट? इनका इलेक्शन हमें मालूम है, ठीक है, इसका इलेक्शन का तरीका आप सब जानते हैं। इनको कैसे इलेक्ट करते हैं डिप्टी चेयरमैन, ये देखेंगे। एक क्वेश्चन में रख रहा हूं, हाउ टू इलेक्ट डिप्टी चेयरमैन। दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, स्पीकर को भी चुनेंगे, उसी हिसाब से चुनते हैं। हाउ टू इलेक्ट, मैंने इलेक्शन लिख दिया है। हाउ टू इलेक्ट डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन एक टॉपिक हमारा ये बन गया कि भाई हम इनको कैसे इलेक्ट करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा पूरा पूरा आर्टिकल 89 का। आर्टिकल 89 के बाद अब चलते हैं आर्टिकल 90। अब आइए थोड़ा बोर्ड साफ भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ा बोर्ड में जगह भर जाता है तो क्लैरिटी के लिए हमें अगले में चलना है, एक में ही कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो अब आप 89 टू 92 में हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राज्यसभा के बारे में। 3 टेबल जो बनाया था उसमें पहला आपने पढ़ लिया है। आइए सेकेंड देखते हैं जरा, आर्टिकल 90 क्या कहता है। आर्टिकल 90 बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है चेयरमैन जैसे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका तो आपने देखा रिजाइन कैसे करते हैं, हटाने कैसे हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। बच गए कौन? डिप्टी चेयरमैन। तो उनका पोस्ट कैसे वेकेशन होगा, कैसे उनको पोस्ट को छोड़ना है? तो अगर मान लीजिए वेकेशन हो या रिजिग्नेशन हो, ठीक है, रिजिग्नेशन करना हो, ऐसे केसेस में हम कैसे इनका करेंगे? ये कैसे करेंगे? वेकेशन, रिजिग्नेशन, कौन? डिप्टी चेयरमैन। या इनको हटा भी तो सकते हैं आप, रिमूवल ऑफ किसका? तो डिप्टी चेयरमैन। अब चेयरमैन का कोई हमारे लिए मतलब नहीं है, डिप्टी चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को जैसे हटाते हैं वैसे हटा दीजिए। अभी रिसेंटली देखे एक वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किए थे, रिजिग्नेशन था, ऑफिशियली रिजिग्नेशन ही था। लेकिन हम अब डिप्टी चेयरमैन उनके मदद के लिए जो होते हैं, मदद के लिए क्या, जब वो नहीं रहेंगे तब डिप्टी चेयरमैन एज एक्टिंग काम करते हैं। इनका पोस्ट वेकेट कब माना जाएगा, खाली कब माना जाएगा? वेकेट अगर देखें तो कहते हैं कि अगर कोई आपस में राज्यसभा के मेंबर से चुनते हैं, जो भी पर्सन है, इफ सीजेज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, कोई डिप्टी चेयरमैन बने थे मान लीजिए, और अब क्या है कि उनका डिप्टी राज्यसभा के मेंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए, पोस्ट वैकेंट मान लिया जाएगा। अगर इनको मानिए रिजाइन करना है, ये रिजिग्नेशन चाहते हैं कि भाई लिख के दे दें हमको, जैसे कोई भी वाइस डिप्टी चेयरमैन जो है रिजिग्नेशन चाहते हैं, ये क्या करेंगे? ये राइटिंग में लिख करके राइटिंग एड्रेस टू चेयरमैन देते हैं, एड्रेस टू चेयरमैन। जो चेयरमैन राज्यसभा हैं उनको ये दे देंगे। देखिए यहाँ पे चेयरमैन अपना रिजिग्नेशन डिप्टी चेयरमैन को नहीं देता है, वो किसको देते? चेयरमैन चूंकि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट को देते हैं। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन हैं ये अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे? तो चेयरमैन राज्यसभा को, मतलब भारत के वाइस प्रेसिडेंट को दे देंगे। ठीक है, छोटी छोटा अंतर ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह का बने तो आप कर सकते हैं। थर्ड बचा रिमूवल, क्या इनको भी रिमूवल कर सकते हैं? हाउ टू रिमूव, देखिए हाउ टू इलेक्ट हमने छोड़ रखा है, रिमूवल तो हम जानते ही हैं कि रिजोल्यूशन अगर मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर से पास हो जाए, ठीक है, कैसे? तो रिजोल्यूशन passed by all the then members,
ऑल दी देन मेंबर्स मतलब क्या? अगर पास्ट बाय किससे? पास्ट बाय मेजोरिटी वर्ड छूट गया। देखिए मुझे मेजोरिटी भी लिखना चाहिए, नहीं नहीं तो मजा ही। मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स। अब ऑल दी देन मेंबर्स का मतलब आप सब लोगों को पता है। मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स, इसका मतलब क्या है? कि मतलब है ऑल दी देन मेंबर्स का मतलब उस समय के जो मेंबर हैं। याद करिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वैकेंसी हटा करके जितने मेंबर हैं, जो मेंबर हैं आप कहिए मेंबर माइनस वैकेंसी बाय 2 + 1, ये मेजोरिटी जो मिल गई, ये क्या हो जाएगा? ऐसा रिजोल्यूशन अगर पास हो जाए तो इनका रिमूवल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 14 डेज नोटिस। याद है 14 दिनों का। ये जब आपका इंटेंशन है कि आप इस तरह का रिजोल्यूशन ला रहे हैं तो 14 दिनों तक रिजोल्यूशन लाने का पहले नोटिस देंगे, इनको बताएंगे कि हम आपके खिलाफ ये नोटिस ला रहे हैं। तो 14 दिनों का ये नोटिस पीरियड इनको रहेगा, इसमें अपना रिजाइन करके जाना है, जवाब देना है। 14 दिन कंप्लीट पूरा हो गया, 15वें दिन आप रिजोल्यूशन मूव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए ये था हमारा आर्टिकल 90 की मतलब आर्टिकल 90 पूरी तरह डिप्टी चेयरमैन पे निर्धारित है। चेयरमैन के लिए तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अलग से बातें हैं। अब आइए जरा चलते हैं आर्टिकल 91। हम चल रहे हैं किसमें? 89 to 92 राज्यसभा के बारे में। जो आर्टिकल हमें मिल रहा है 89 से 92 तक की चीजें यहाँ हमारे काम का है। उसमें से हमने 89 + 90 दो आर्टिकल पढ़ लिए, प्लस अगला हम पढ़ने जा रहे हैं 91। काफी इंटरेस्टिंग। 91 में दो बातें की गई है। दो बातें कैसे? एक तो कहा गया है कि हो सकता है स्पीकर, अच्छा सॉरी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सब पोस्ट क्या हो? वैकेंट हो। क्या हो? वैकेंट हो। एक हो सकता है एब्सेंट हो। वैकेंट का मतलब पोस्ट भरा हुआ नहीं है, एब्सेंट का मतलब पोस्ट तो फिल्ड है लेकिन वो आदमी तबीयत खराब हो गया है, अपने रिश्तेदार के यहाँ दीपावली में घूमने चले गए, कुछ इस तरह की बातें हैं, एब्सेंट हैं, ड्यूटी से छुट्टी ले रखे हैं। ठीक है, अगर वैकेंट हो, चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट हो, मान लीजिए मैं कहता हूं जो राज्यसभा चेयरमैन है वो वैकेंट है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा कि ये कब वैकेंट हो सकता है? मैं मान सकता हूं जो चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट होने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होना चाहिए, यहां वैकेंट होना चाहिए, मीन्स ये भी हो सकता है। और मैंने याद है बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं क्या कर रहे हैं? एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे तो राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो उनका पोस्ट वैकेंट माना जाएगा। एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट के रूप में इनका भाव बढ़ जाता है, ये कहते हैं अब तो जी मैं प्रेसिडेंट हूँ, राज्यसभा में क्यों आऊंगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट हैं तो ये पोस्ट भी वैकेंट माना जाएगा। ठीक है, तो कौन काम करेंगे इनके बदले? इनके बदले इनके जो डिप्टी हैं, डिप्टी चेयरमैन क्या करेंगे? मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट भी इफ वैकेंट नहीं है कोई, कभी कभी होता है ना कि डिप्टी, जैसे लोकसभा में डिप्टी स्पीकर आप पता करिएगा किसी को बनाया ही नहीं, नॉर्मली जो विपक्ष वाले होते थे उनमें से चुनते थे। बीजेपी सरकार ने कहा विपक्ष वाले किसी को बनाएंगे ही नहीं, तो कई बार डिप्टी स्पीकर का भी देखेंगे, इस तरह का आपको सिस्टम दिखेगा। लेकिन राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन हो सकता है, होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लोकसभा में ऐसा नहीं कहता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में ऐसा डिप्टी स्पीकर चुनने का कोई कहते हैं कर लीजिए, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, बट यहाँ कहता है तो डिप्टी चेयरमैन होंगे ही होंगे। अगर मान लीजिए इफ ये भी वैकेंट है तब कौन देखेगा? तब मसला आ जाता है कि भाई अब तो सब गायब है। तब कहते हैं कि जो भी
मेंबर, कोई भी मेंबर उन्हीं में से, सच मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। देखिए, कभी राज्यसभा में आपने प्रोटेम स्पीकर देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वो अस्थाई परमानेंट हाउस है, तो वहां प्रोटेम स्पीकर का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन लोकसभा में होता है, स्पीकर का भी पोस्ट खाली, डिप्टी स्पीकर भी कोई नहीं है, नया नया चुनाव जीत के आए। और जिस दिन पहली बैठक होती है, देखेंगे आज स्पीकर के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के भी ऑफिसर्स को हम पढ़ने ही वाले हैं आगे। तो राज्यसभा के साथ साथ आप देखिएगा, दोनों पढ़ने के बाद बड़ा एकदम आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी में डिप्टी नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करते हैं। अब जरा चलते हैं एब्सेंटिज्म की तरफ। कहते हैं अगर मान लीजिए चेयरमैन एब्सेंट है, चेयरमैन क्या है? एब्सेंट है, एबीएस एब्सेंट, ठीक है, इफ लगा देते हैं, तो कौन काम देखेगा? डिप्टी चेयरमैन। इफ डिप्टी चेयरमैन भी क्या है? एब्सेंट है, डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, तब कौन काम देखेंगे? कहता है, रूल कहता है सच मेंबर्स, ठीक है, या सच पर्सन्स, जो भी कहिए उनमें से, डिटरमाइंड बाय हाउस। यहां राष्ट्रपति को पावर नहीं दिया गया है, किसको दिया गया है? हाउस को। डिटरमाइंड बाय हाउस, हाउस का मतलब क्या? राज्यसभा। ये राज्यसभा जो डिटरमाइन कर लेगा, वही पर्सन वहां पे प्रिजाइड करेंगे, मैटर देखेंगे, डिटरमाइंड बाय हाउस। देखिए, तो वैकेंसी में प्रेसिडेंट को पावर था ना, लेकिन एब्सेंट में हाउस को। हाउस ने क्या किया है? अभी का जो एग्जिस्टिंग आप प्रोसीजर पढ़ेंगे, जो मैंने बुक शेयर किया है, उसमें आप देखेंगे हाउस ने अपना एक प्रोसीजर बना रखा है राज्यसभा के लिए। कहा राज्यसभा में जब भी ऐसा सिचुएशन होगा कि चेयरमैन भी एब्सेंट, डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट, तो एक इन्होंने पैनल बना रखा है और उसका नाम इन्होंने दे दिया है क्या? तो पैनल ऑफ, जो कहते हैं ना, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। इसमें बना हुआ है पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। क्या नाम रहता है? पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, ठीक है। पैनल ऑफ, देखिए यहां पे वाइस प्रेसिडेंट थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन बनाया गया। इसमें कितने मेंबर होते हैं? कहा नॉट मोर देन 6। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? नॉट मोर देन 6, मतलब सब मैक्सिमम मेंबर 6 हो सकते हैं। 6 मेंबरों का राज्यसभा में एक पैनल होता है, जिसे पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन कहा जाता है। नॉट मोर देन 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये कैसे आते हैं? ये नॉमिनेटेड होते हैं, इनका कोई इलेक्शन नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन राज्यसभा जिसको नॉमिनेट कर देते हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं ये? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। आजकल इन्हें वाइस चेयरमैन की जगह आजकल देखिएगा एक नाम चलता है वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि महिला भी हो सकते हैं ना, तो चेयरमैन वर्ड है, इसमें वुमेन भी हो सकते हैं, तो वाइस चेयरपर्सन ज्यादा यूज होता है। आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये वर्ड, अगर एग्जाम में वाइस चेयरपर्सन भी आए, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने होते हैं? कि भाई 6, नॉट मोर देन 6, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें पैनल में? तो आपने देखा वैकेंसी का केस अलग है, एब्सेंटिज्म का केस अलग है। एब्सेंट है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वो नहीं है तो जो मेंबर डिसाइडेड उसके लिए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है। नॉट मोर देन 6 मेंबर है, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में।
ये जो पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये है प्रोसीजर का पार्ट। जो आपके बुक में कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ही बातें कही गई कि सच मेंबर्स एज डिटरमाइंड बाय हाउस, लेकिन क्या डिटरमाइंड है ये भी हम यहीं पे जान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे जरा आगे बढ़ते हैं। 91 आर्टिकल से आगे बढ़ते हुए जरा 92 में देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बातें कही गई, जो बात हम आपको बता चुके हैं वही बातें अब आपको पता चलेगा कि कहां पे ये बातें कही गई थी। देखिए, ये आप पढ़ रहे हैं राज्यसभा के बारे में, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, जिसमें कि आर्टिकल 89 टू 92 के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें आप 92 में पहुंचने वाले हैं। आपने पढ़ लिया, 89 पढ़ लिया, 90 पढ़ लिया, 91 पढ़ लिया। अब आप आर्टिकल 92, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हु इज ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में आप पढ़ रहे हैं। 92 कहता है कि भाई देखिए, इसमें समस्या ये है कि कई बार आपको प्रिसाइड कौन करते हैं हाउस, आइदर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन। कई बार क्या होता है कि आपको चेयरमैन को ही हटाना है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को ही हटाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिजोल्यूशन लाते हैं। इफ रिजोल्यूशन जो है किस पर्पस के लिए है, एगेंस्ट किन के लिए है, तो कहते हैं चेयरमैन, चेयरमैन के ही अगेंस्ट अगर रिजोल्यूशन लाए हैं, हाउस ला सकती है, हटाना है तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट को, तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए एक मिनट जरा, हाँ, चेयरमैन को अगर आपको हटाना है तो रिजोल्यूशन उनके अगेंस्ट लाएंगे। अब वही प्रिसाइड कर रहे हैं, कहा यहां पे अगर चेयरमैन के अगेंस्ट ही रिजोल्यूशन है तो कहा चेयरमैन जो है, चेयरमैन या जो भी, ठीक है, कह सकते हैं चेयरमैन या प्रिसाइड जो भी है, चलिए चेयरमैन ही रखते हैं, हमने चेयरमैन ही रखा है तो चेयरमैन ही रखते हैं। चेयरमैन शैल नॉट प्रिसाइड, चेयरमैन शैल नॉट प्रिसाइड, ये नहीं वहां पे प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, इसी में कंडीशन ले लीजिए आगे, अगर मान लीजिए इफ रिजोल्यूशन, अगर आपको डिप्टी चेयरमैन को हटाना है, इफ रिजोल्यूशन अगेंस्ट डिप्टी चेयरमैन है, तो डिप्टी चेयरमैन पे भी ये सेम रूल लागू होगा। क्या लागू होगा, डिप्टी चेयरमैन शैल नॉट प्रिसाइड, डिप्टी चेयरमैन चाहे चेयरमैन नहीं भी हैं तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेगा, शैल नॉट, नहीं तो खुद ही करेगा तो खुद ही डिसीजन बदल लेगा, खुद ही अपना वो कर लेगा। डिप्टी चेयरमैन लेकिन क्या है, ये जो भी हैं उस राज्यसभा के मेंबर हैं, मैं कहूं ही विल प्रेजेंट, अपने में ये डिबेट में रहेंगे, इनके अगेंस्ट है, ही विल प्रेजेंट इन हाउस, लेकिन ये प्रिसाइड नहीं करेंगे। हाउस में आने से कोई मनाही नहीं है, अपना पक्ष रखने, कुछ भी करने, सब ठीक है, लेकिन ये जो भी हैं प्रेसिडेंट हो, सॉरी चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो, प्रिसाइड नहीं करेंगे, शैल नॉट प्रिसाइड, ये इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है आर्टिकल 92। 92 कहता है अगर मान लीजिए, ये तो डिप्टी चेयरमैन तो मेंबर ऑफ हाउस होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं ना, ये तो मेंबर रहते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो इनका तो हक ही है राज्यसभा में होना। ये जो चेयरमैन हैं ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है। ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है, पदेन है, क्योंकि ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसलिए ये आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो भी हैं नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है ना, नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है।
ये मेंबर है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है डिप्टी चेयरमैन, लेकिन ये मेंबर नहीं है। ये चूंकि भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे इसलिए आ गए हैं, तो अंतर है। तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया गया, कहा गया कि मान लीजिए इनके अगेंस्ट अगर रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन है, इफ रिमूवल रिजोल्यूशन, इफ रिमूवल रिजोल्यूशन अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट चेयरमैन है, तो कहते हैं चेयरमैन भी प्रेजेंट रह सकते हैं, इनको भी कुछ राइट रहेगा। क्या क्या रहेगा? जो भी चेयरमैन रहेंगे, ही सी शैल राइट टू स्पीक, आके अपनी बात तो रख सकते हैं, ये मना ही नहीं है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट रख सकते हैं। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, प्रिसाइड तो नहीं करेंगे, ये तो रोक लग गया यहाँ पे कि नॉट प्रिसाइड। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, नीचे बैठे रहेंगे अपना, मतलब नीचे कुर्सी पे रहेंगे, नीचे मतलब जमीन पे मत समझिएगा, अब ऊंचा वाला कुर्सी जो बीच में दिखता है उस पे नहीं रहेंगे, ठीक है। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ये सब करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे जब ये ऐसे प्रिसाइड कर रहे होते थे, याद है टाई के केस में वोट डाल सकते थे, बट यहां पे इनको रोक लगा दिया गया, कुछ नहीं करेंगे। shall not कास्ट वोट। वोट क्यों? क्योंकि ये नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये मेंबर नहीं है, इस वजह से डिप्टी चेयरमैन अपना वोट डालेगा, आएगा बीइंग ए मेंबर, अगर इसके अगेंस्ट भी रिजोल्यूशन है उसमें अपने पक्ष में वोट डालेगा, क्योंकि ये मेंबर ऑफ राज्यसभा है। पर भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो ये चेयरमैन हैं राज्यसभा के, मेंबर नहीं है, तो इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ये अंतर आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 92 में आप जान गए हैं कि भाई एक तो जब उनके अगेंस्ट हो तो वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना बात रखने के लिए आएंगे, और चूंकि मेंबर नहीं है तो वोट नहीं डालेंगे। डिप्टी चेयरमैन डालेगा, बात भी रखेगा, वोट भी डालेगा, इसको राइट है, ठीक है। ये प्रेजेंट भी रहेगा, इसके अगेंस्ट रिमूवल का उसमें वोटिंग भी करेगा। चलिए, अब राज्यसभा के बाद मैंने कहा था ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, अब जरा ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा पे आते हैं। ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, इसके लिए मैंने आर्टिकल बताई आपको 93 to 96। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग एक एक आर्टिकल के साथ प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं, समझने में आसानी भी रहती है। 93 कहता है कि हाउस जो भी है, हाउस शैल चूज करेगा, क्या करेगा, लेकिन ना करे तो कोई बात नहीं है, नहीं करे जैसे नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन चूज करना चाहिए, शैल चूज एज सुन एज कहते हैं पॉसिबल, जब आ गया, पहला ही बैठक होता है वही नोटिस स्पीकर के लिए हो जाता है, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर चला रहे होते हैं, किसको चुनना है, स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर का काम ही है ओथ दिलाना और स्पीकर का चुनाव करना। स्पीकर का जब हो जाता है तो उसके पीछे डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो जाता है। आजकल नहीं कराया गया है, नेट में सर्च करिएगा, कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, विपक्ष के तरफ से होते हैं, बीजेपी सरकार नहीं रखते रही है, क्योंकि इसमें ना नॉर्मली अब कहेंगे कि सर ये विपक्ष से ही डिप्टी स्पीकर क्यों आते हैं, ये एक ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन बन गया कि विपक्ष से ही डिप्टी स्पीकर को आप रखिए तो विपक्ष वाले का भी कुछ सही रहेगा, उनके लोग भी कभी बैठेंगे ऊपर आके। चलिए, तो ये हमारे 93 में है, और जब प्रोटेम स्पीकर होते हैं तो वो पहला काम ओथ दिला के स्पीकर का ही चुनाव कराते हैं। हाउ टू इलेक्ट स्पीकर, सवाल ये आया, एक क्वेश्चन मैंने वहां पे भी डिप्टी चेयरमैन का छोड़ा था, हाउ टू इलेक्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनका भी कैसे चुनेंगे, ये हमें और नहीं करिए, एंड करिए, दोनों अलग अलग है ना,
तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे होगा, ये क्वेश्चन होल्ड पे रख दिए, इसको अलग से हम करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे आर्टिकल के साथ साथ। ये प्रोसीजर बना हुआ है, प्रोसीजर को पढ़ेंगे। चलिए 93 के बाद जरा आप देखिएगा 94, उसी पैटर्न में जैसे लोग राज्यसभा का आप पढ़ रहे थे वैसे ही वेकेशन, रिजिग्नेशन, रिमूवल। फर्स्ट क्या था, वेकेशन, ये अपना सीट कैसे वेकेशन करेंगे। दूसरा क्या है, रिजिग्नेशन, आपने वहां भी देखा था। और थर्ड क्या था, रिमूवल। रिमूवल यहीं देखते चलेंगे, प्रोसीजर को भी समझते चलेंगे। देखिए जरा वेकेशन कैसे होगा, अगर किसी स्पीकर का सीट वेकेंट होना है तो स्पीकर क्या है, लोकसभा के मेंबर हैं, तो कहते हैं इफ ही और सी जो भी हैं सीजेज टू बी मेंबर ऑफ हाउस, सीजेज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, तो इनका सीट खाली हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। जब ये मेंबर से ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो इनका सीट तो खाली होना ही होना है। अब रिजिग्नेशन कैसे करते हैं, रिजिग्नेशन जो स्पीकर हैं वो सबमिट करते हैं डिप्टी स्पीकर को। किसको सबमिट करते हैं, डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर अपना रिजिग्नेशन किसको सबमिट करता है, स्पीकर को। ठीक है, मतलब जैसे भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच है, ठीक उसी तरह से राइटिंग अंडर हैंड लिख करके डिप्टी स्पीकर स्पीकर को और स्पीकर किसको, डिप्टी स्पीकर को दे करके, दोनों उसको एक तो रहेंगे ही रहेंगे ना, तो दोनों दे करके ये राइटिंग अंडर हैंड मतलब साइन होना चाहिए, ओरिजिनल साइन वाला, कोई किसी के बदले न करते। आइए थर्ड आता है रिमूवल। रिमूवल कैसे करेंगे, रिमूवल के लिए बस वही फॉर्मूला, रिजोल्यूशन जो वहां पे था, पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी वर्ड वहां छूट गया था, पीछे से लिखना पड़ा था, मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स। अब आप समझ चुके होंगे ऑल दी देन मेंबर्स का मतलब क्या है, कि जो उनका टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर में से क्या करिए, वैकेंसी हटा दीजिए, उसका 50% निकाल लीजिए, मतलब बाय 2 कर दीजिए +1, ये मेजोरिटी हो गई। ये ऑल द देन मेंबर्स का मतलब है। ऑल द देन मेंबर्स के लिए ही आप क्या कहते थे, एक शब्द इस्तेमाल करते थे जो मैंने शुरू में बताया था, इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या इस्तेमाल करते थे, इफेक्टिव मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में वैकेंसी नहीं हटाते थे, और इफेक्टिव जो एक्चुअल इफेक्ट में है मेजोरिटी, उसमें वैकेंसी माइनस कर दिया करते थे। ठीक है, तो इस रिजोल्यूशन से आप इनको हटा सकते हैं। बट ठीक है, कहते हैं यहां पे भी 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन कौन से हैं, फर्स्ट कंडीशन है 14 डेज नोटिस, 14 दिनों का नोटिस आपको, नोटिस क्या, अपना इंटेंशन, कि मेरा इंटेंशन है ये रिजोल्यूशन लाने का, नोटिस दे देते हैं स्पीकर। आप वहां ऑफिस उनके हाउस में इस बात की नोटिस जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको दे देते हैं। अब इनको पता है, इनको कॉपी मिल जाता है कि भाई 14 दिनों का हमारा नोटिस का पीरियड सर्व है, अब नोटिस पीरियड चल रहा है, 15वें दिन रिजोल्यूशन मूव हो जाता है, हटाना है तो हटा दिए जाते हैं। एक दूसरा कंडीशन और है, दूसरा कंडीशन क्या है, तो देखिए दूसरा कंडीशन में यहां ना लिख के वहीं से लाइन खींचता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए कल को। कहते हैं दूसरा कंडीशन क्या है, यहां पे रख रहे हैं 2 कंडीशन। ये मैंने कहा पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए, और ये सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई सेकेंड कंडीशन क्या है। देखिए एक बात याद रखिए, हाउस जब भी डिजॉल्व होता है स्पीकर का, यूं आप कहें तो कभी भी एक तो 14 डेज नोटिस का कंडीशन रहेगा रिमूवल के केसेस में। मैं इन सब के लिए एक स्टार लगा के बातें सेकेंड कंडीशन कहें या एक
इन जनरल एनओटी नोट लिखिए, सेकेंड कंडीशन सही नहीं फिट बैठ रहा है क्योंकि इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट तो बातें उनके लिए हो गई। आप यहाँ पे तीनों के लिए ही अप्लीकेबल होगा ये। मैं एनओटी नोट करके लिखता हूं, बेस्ट रहेगा नोट। आप नीचे लिखिएगा, जब भी लोकसभा डिजॉल्व होता है, व्हेन लोकसभा इज डिजॉल्व, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। पूछता है क्या? पूछ भी देता है, पूछ रखा है शायद, मुझे ध्यान में ऐसा आ रहा है। जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, स्पीकर का पोस्ट वैकेंट नहीं होता है। पोस्ट ऑफ स्पीकर, पोस्ट जो आप कह सकते हैं, जो स्पीकर, पोस्ट ऑफ स्पीकर क्या? स्पीकर शैल नॉट वैकेंट। जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर चले गए, स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर सीट, हिज हर पोस्ट। ये अपना पोस्ट खाली नहीं करता। आप बोलेंगे सर लोकसभा ही डिजॉल्व हो गया, स्पीकर का पोस्ट बना हुआ रहेगा, स्पीकर पद पे बना हुआ रहेगा। कब तक? सवाल उठता है कब तक। जैसे ओम बिरला, पिछला चुनाव हुआ था, ये अलग बात है कि कंटिन्यू वही रहे, तो जो लोकसभा डिजॉल्व हो गया था, सब लोग चुनाव में चले गए थे, ठीक है, चुनाव के बाद भी वो अपना पोस्ट पे बने हुए थे, वो ऐसे ही उनके पास सारा पावर था। अनटिल, कब तक ये पोस्ट पे बने रहेंगे? अनटिल इमीडिएटली बिफोर, अनटिल इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली बिफोर कब? फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेक्स्ट हाउस, फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेक्स्ट लोकसभा, जो नेक्स्ट लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा उसका जो पहला मीटिंग होगा। जैसे 2024 में डिजॉल्व हुआ, तो डिजॉल्व हो गया तो ओम बिरला बने रहे स्पीकर। फिर जब चुनाव होके नई सरकार आ गई, जिनको मेजोरिटी मिला, सरकार बनाए, उनका जो पहला मीटिंग था, उस दिन पहले फर्स्ट मीटिंग के लिए वो आते हैं स्पीकर की गाड़ी से, एकदम जो स्पीकर को फैसिलिटी है। आने के बाद फर्स्ट मीटिंग में हाउस में इंटर करते ही उनके सामने एक प्रोटेम स्पीकर दिखते हैं, बस इनका पोस्ट चला गया। जब तक प्रोटेम स्पीकर ना आए तब तक यही स्पीकर बने रहे। क्लियर है? क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिया है, तो इनका पोस्ट चला गया। मतलब स्पीकर का पोस्ट आपसे पूछा जाए कभी खाली होता है? नहीं। लोकसभा डिजॉल्व होने के बाद भी ये कंटिन्यू बने रहते हैं बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेक्स्ट लोकसभा। और उसमें क्या मिलते हैं? प्रोटेम स्पीकर मिलते हैं, वो सबको ओथ दिला रहे होते हैं। ओथ दिलाने के बाद फिर स्पीकर का चुनाव करते हैं, और फिर ओम बिरला चुनाव जीत गए तो फिर स्पीकर बन गए। बात अलग है, लेकिन हो सकता था दूसरे किसी को बनाना होता, सरकार को दूसरे को बनाता। ठीक है, स्पीकर का पोस्ट ये रहता है। इस तरह का आप बात ध्यान रखिएगा। ये थे हमारे आर्टिकल 94। आइए जरा हम इसी में अब बढ़ते हैं 94 से 95 की तरफ। आर्टिकल 95, जैसे आप पढ़ रहे हैं ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, उसमें आपने 93 पढ़ लिया, 94 पढ़ लिया आर्टिकल। अब आप 95, आर्टिकल नंबर 95, संविधान क्या कहता है ये जानने जा रहे हैं। 95 काफी इंटरेस्टिंग का, यहां भी दो सिचुएशन बनता है। एक तो बनता है एब्सेंट का, अगर एब्सेंट हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर। एक बनता है वैकेंट का, वैकेंसी है। चलिए मैं एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बढ़ता हूं कि भाई अगर स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है, मान लीजिए इफ स्पीकर का पोस्ट क्या है? वैकेंट है, तो कौन देखेगा मैटर? डिप्टी स्पीकर। मान लीजिए इफ डिप्टी स्पीकर का भी क्या है? पोस्ट वैकेंट है, तब कौन देखेगा?
कहते हैं एकदम सिंपल, जैसे पीछे पढ़े, सच मेंबर ऑफ द हाउस, जैसे प्रोटेम स्पीकर हो जाते हैं, ऑफ द हाउस, ठीक है, सच मेंबर ऑफ द हाउस एज प्रेसिडेंट, एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कर दीजिए एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसमें किसके पास पावर आ गया फिर वैकेंसी के केस में? प्रेसिडेंट के पास आ गया। जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए वो देखेगा, जैसे कि एग्जांपल अपने प्रोटेम स्पीकर का देख रखा है। चलिए एब्सेंट की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए इफ स्पीकर जो हैं एब्सेंट हैं, कौन देखेगा? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर भी क्या है, मैंने मान लिया इफ लगा के कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो भी एब्सेंट हैं। एब्सेंट हैं तब कौन देखेगा? रूल कहता है मेंबर्स एज में कहता है सच मेंबर्स एज may be determined by हाउस। हाउस मतलब कौन? लोकसभा। लोकसभा की बातें हैं, कहा जिसको करेंगे। अब इसमें देखिएगा, ये तो हमारा प्रोविजन है, इसमें हाउस ने क्या बना रखा है? लोकसभा ने अपने यहां एक प्रोविजन बना रखा है कि भाई जैसे आपने देखा पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन राज्यसभा में, यहां पे भी इन्होंने बना रखा है पैनल ऑफ चेयरमैन। लोकसभा में क्या बना रखे हैं? पैनल ऑफ चेयरमैन। आजकल शब्द चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन इस्तेमाल होता है। चेयरपर्सन जो भी चेयर पे है, मैन वुमन दोनों के लिए। पैनल ऑफ चेयरमैन, इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? तो सेम रूल, लेकिन 6 नहीं, थोड़ा लोकसभा का बड़ा है संख्या, नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे? मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। ये है। इसको कौन? ये भी वैसे ही जैसे नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन होता था, ये भी क्या है? नॉमिनेटेड बाय स्पीकर लोकसभा, स्पीकर लोकसभा, ठीक है। और इनका टेन्योर कितना होता है? देखिए दोनों ही हाउस में ऐसे कहेंगे ना सर ये पैनल ऑफ चेयरमैन कितने टेन्योर के लिए रहेंगे, इनका जो टेन्योर होता है कुछ फिक्स नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भाई जब तक ये दोबारा फिर रिकॉन्स्टिट्यूट ना, इनके जगह कोई रिप्लेसमेंट ना आ जाए, ठीक है, तब तक ये रहते हैं बने हुए। तो टिल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल, आप ऐसा कह सकते हैं टिल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल। एक बार पैनल बना है, 1 साल 2 साल 3 साल मनवा बदल दें, रिकॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन ही तो करना है। कौन सा हम लोगों को नॉमिनेशन करने के लिए दे दी जाए तो हम लोग तुरंत 5 बार नॉमिनेशन बदल देंगे। आज उसको बनाए कल उसको बना देंगे, चलो यार ये अपना जानने वाला है, ये बदल गया इसको हटा दो। तो नॉमिनेशन ही करना है, कर लेते हैं, जब तक तो कोई फिक्स टेन्योर वेन्योर नहीं है। कोई भी एक ही मेंबर 5 बार नॉमिनेट हो सकते हैं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और इसमें से 10 मेंबर का है जो सीनियर मोस्ट रहेंगे, जब ये लोग नहीं है तो अपना प्रिसाइड करते रहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मानिए एक सिचुएशन मेरे से एक बार पूछा गया था एक सवाल, अगर मान लीजिए कि उस दिन स्पीकर का भी पेट खराब हो गया, ये भी नहीं आए, डिप्टी स्पीकर का भी मान लीजिए सर दर्द हो रहा नहीं आए, मान लीजिए जोरों की बारिश हो रही है, ये 10 मेंबर भी नहीं पहुंच पाए, ये भी जब एब्सेंट हैं
चाहे राज्यसभा में भी अगर सेम कंडीशन, इफ ऑल आर एब्सेंट, सबके सब क्या है, एब्सेंट हैं, तब कौन देखेंगे, कहते हैं एज मेंबर डिसाइडेड बाय हाउस, एज मेंबर, एज मेंबर नहीं, एज लिखिए पर्सन, जो भी पर्सन, एज पर्सन एमंग मेंबर्स ही रहते हैं, एज सच पर्सन डिसाइडेड बाय हाउस, डिसाइडेड बाय हाउस, जो भी हाउस डिसाइड करेगी कि भाई आज इनको बिठा दो, जो भी आए हुए रहेंगे उनमें से उनको बिठा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भी रहे तो दोनों हाउस में कोई भी नहीं है, एब्सेंट के केसेस में, वैकेंसी में तो सारा पावर किसके पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, तो उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके केसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे, एब्सेंट के केसेस के लिए। चलिए, आप लोग ऑफिसर्स के बारे में आपने ये जान लिया कि भाई 95 में क्या है, तो जरा आर्टिकल 96 में भी देख लें, इनके कुछ राइट्स हैं, कुछ हैं नहीं हैं, मैं जरा उसकी बात भी कर लूं। ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को जान रहे हैं, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, इसमें से आपने आर्टिकल 93, 94, 95 पढ़ लिया है। अब आप 96 जानने जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल 96। 96 में कहते हैं, बस सिंपल सिंपल सा रूल कहता है कि भाई जैसे वहां पे भी प्रिसाइड करने से रोक रहे थे अगर उनके अगेंस्ट रिजोल्यूशन है तो, ठीक यहां भी कहते हैं, अगर मान लीजिए इफ रिजोल्यूशन अगेंस्ट क्या है, रिजोल्यूशन अगेंस्ट स्पीकर है, ठीक है, बस ही और सी जो भी होंगे शैल नॉट प्रिसाइड, नहीं करेंगे भाई, ये इन्हीं के मामले में चल रहा है, नहीं प्रिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, इफ रिजोल्यूशन, कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन चल रहा है अगेंस्ट किसके है, अगेंस्ट डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, तो जो भी ये ही या सी जो भी होंगे, ही सी शैल नॉट प्रिसाइड, ये प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ही सी शैल नॉट प्रिसाइड। अब एक बात कहता है कि भाई अगर मान लीजिए स्पीकर के बारे में बात करते हैं कि जो स्पीकर हैं, मान लीजिए जब कभी व्हेन रिजोल्यूशन अगेंस्ट स्पीकर है, रिजोल्यूशन अगेंस्ट स्पीकर के अगेंस्ट है, रिमूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसे, इज अंडर कंसिडरेशन, हाउस में चल रहा है, विचाराधीन है, कंसिडरेशन, तो एक तो इनके पास क्या क्या राइट होगा, क्या ये बोल सकते हैं आकर के, कर सकते हैं, यस, ही और सी जो भी होंगे उनके पास shall have right to, क्या क्या राइट होगा, राइट टू, ये अपना बात कह सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अपना बात रखेंगे, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे बीच वाले पे, लेकिन ये अपना टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, नीचे जैसे मेंबर लोग बैठते हैं, ये भी तो एक मेंबर ही है, उसी में से चुने हुए हैं, तो अपने मेंबर की तरह बैठेंगे। एंड अब इनका थोड़ा सा अलग है, एंड इंटाइटल्ड टू वोट, राज्यसभा चेयरमैन तो मेंबर ही नहीं था, तो किसी भी हालत में वोट नहीं दे सकता था वहां पे, ये इंटाइटल्ड टू वोट कब, एज ए मेंबर ऑफ हाउस, एज ए इंटाइटल्ड टू वोट एज ए मेंबर ऑफ हाउस, मेंबर हैं उस हाउस के, एज ए मेंबर ऑफ हाउस इन फर्स्ट इंस्टांस, जो फर्स्ट पर सब लोग जैसे वोट डाल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इनको नहीं छूट होगा कि ये टाई के केसेस में वोट दे सकते हैं, ये फर्स्ट इंस्टांस में डालेंगे, ठीक है,
मैं इसी में जोर देता हूं, बट नॉट इन, कहते हैं इन केस ऑफ, क्या कहते हैं, टाई या इक्वलिटी ऑफ वोट। इक्वलिटी ऑफ वोट क्यों? क्योंकि इक्वलिटी ऑफ वोट में किसको देना था पावर? वो तो चेयरमैन या सॉरी स्पीकर या जो भी प्रिसाइड कर रहे थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को था। ये चूंकि प्रिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, शैल नॉट प्रिसाइड द हाउस, तो ये अपना बीइंग ए मेंबर अपना फर्स्ट इंस्टेंस में जिसे सब डाल रहे हैं वोट डालेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये इनको पावर नहीं मिलेगा कि भाई ये फाइनल डिसीजन मेकिंग वोट जो कहते हैं ना इन केस ऑफ इक्वलिटी टाई हो जाए मैटर, वो नहीं है। नॉट इन केस ऑफ टाई, इनको अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक 96 आर्टिकल तक हम आ चुके हैं। अब देखिए, मैं 2 आर्टिकल बोला था जो कॉमन है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जो चार्ट बनाया था उसमें 2 आर्टिकल्स हमने कॉमन रखे थे। कौन कौन सा? कॉमन टू बोथ, ये भी जानना ही पड़ेगा। कॉमन टू बोथ दी हाउसेस, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के लिए। क्या था वो 2 आर्टिकल? 97 और 98। आइए 97 और 98 दोनों जान लीजिए। नंबर कोई मायने नहीं रखता 97 98, ये तो बताने के लिए हम रखते चलते हैं कि आप देखते भी चलिए। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, मतलब रहता है प्रोविजन। मैं चाहता आपको ऐसे भी प्रोविजन बता देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो देखें कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। कल को आपको पता तो होना चाहिए, कभी पूछ दे तो। देखिए, जो इसमें कहा गया है कि सैलरी या अलाउंसेस क्या मिलेगा स्पीकर को, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, या कह सकते हैं चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन। देखिए मैंने बताया था ना, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट, और भारत के वाइस प्रेसिडेंट को 1 रुपया सैलरी नहीं मिलता है, उनको मिलता है बीइंग ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सैलरी। ठीक है, ये सब क्या होता है? फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इनके लिए अलग से ना फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट है। ठीक है, कहते हैं बाय लॉ, जब तक ये बाय लॉ से फिक्स कर दें, लेकिन ये पार्लियामेंट कभी करता नहीं। और याद करिए कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में मैंने जब पढ़ाया था तो वहां सेकेंड शेड्यूल मैंने पढ़ाया था, तो टिल देन जब तक नहीं करता है तब तक वहां पे जो स्पेसिफाइड है इन किस में, सेकेंड शेड्यूल में। तो सेकेंड शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वो मिलेगा, वहां पे अमाउंट लिख दिया गया है। जब मैं पढ़ा रहा होगा तो आप लोगों को जरूर मन में कंफ्यूजन आया होगा, सर ने तो सेकेंड शेड्यूल में बताया था, लिखा हुआ है सब, यहाँ पे कैसे आ गया? लेकिन कानून ये है कि फिक्स बाय पार्लियामेंट किया जाएगा बाय लॉ, लेकिन जब तक नहीं करता है तब तक सेकेंड शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वही चलेगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्रियन हैं, जो बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके सैलरी अलाउंसेस के लिए रूल हैं, वो सब ओपीएस में ही गवर्न होते हैं। ओल्ड पेंशन सिस्टम जो आपने पढ़ा ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, सब उसी में गवर्न होते हैं, वो अपने लिए कोई एनपीएस लागू नहीं करते। दूसरा, 98 में बात किया गया है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस की, कि भाई सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, इनको मिलेगा। ये बोला सब गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के जो सेक्रेटरीट में काम करने वाले लोग हैं, ये भारत सरकार के नॉट ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, नॉट ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, ये नहीं है इंडिया एम्प्लॉय, ये सब क्या है? तो पार्लियामेंट के एम्प्लॉय हैं सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, जो भारत सरकार का एम्प्लॉय होता है 309 आर्टिकल से, आप लोग सीसीए रूल में याद है ना, राष्ट्रपति जब तक बना रहे हैं आपका कानून, जब तक पार्लियामेंट लॉ ना बना रहे तब तक आपका कौन बनाते हैं? तो प्रेसिडेंट बनाते हैं। 309 में ये आते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई। अंतर याद रखिएगा, जो ये पार्लियामेंट के लोग आते हैं ये सब आर्टिकल 98 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये अलग हैं, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ रहे हैं तो अंतर को समझ लीजिए। दूसरा, इसमें देखिए इनका जो हेड होता है, जैसे ब्यूरोक्रेट में आपके सेक्रेटरी होते हैं, हर एक हाउस में सेक्रेटरी जनरल होता है। क्या होता है? सेक्रेटरी जनरल। मतलब आप समझ लीजिए कि सेक्रेटरी की तरह है। ये अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंटेड बाय, इनको कोई अलग से नहीं होते हैं, अपॉइंटेड बाय। अगर लोकसभा है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन, ठीक है, इनको अपॉइंट कर लेते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ये उनके ब्यूरोक्रेटिक हेड सब कुछ देखते रहते हैं, प्लस ये काफी मदद भी करते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कुछ भी बताना हो तो ये सब चीजें उनको बताते रहते हैं। स्पीकर या जो चेयरमैन हैं उनको कुछ भी हो, ये संविधान विशेषज्ञ लोगों को रखा जाता है, इनको पूरा सब चीज पता रहता है। लेकिन किसी को भी स्पीकर या चेयरमैन चुन सकते हैं। अगर आपके जान पहचान के कभी कोई स्पीकर या चेयरमैन बने तो आपका भी चांसेस हो सकता है कभी आपको सेक्रेटरी जनरल बना दें लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो हम बात करेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ रखा था, हाउ टू इलेक्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा और हाउ टू इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन की। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था पहले उस क्वेश्चन को पूरा कर लें। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अच्छा देखिए, एक चीज समझ लेंगे और दूसरा में कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट का मतलब सेम प्रोसीजर। देखिए आपने आर्टिकल 93 में देखा, सबसे पहले चलिए जरा आर्टिकल 93 अभी आपने पढ़ा था, एज सुन एज पॉसिबल चूज करिए, यही था ना लिखा हुआ, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो, चूज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये बात अभी आपने पढ़ा है, इन दोनों को आपको चुनना है। स्पीकर के लिए हम एसपी के शब्द लिख देते हैं शॉर्ट में, हमें लिखने में आसानी हो इसके लिए। तो ठीक है, जब फर्स्ट मीटिंग होता है प्रोटेम स्पीकर, आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, देखिए जो प्रोसीजर है मैं वो बता रहा हूं। आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, सब लोग फर्स्ट मीटिंग में तो ओथ ही होते रहता है, सब लोग शपथ लेते रहते हैं। शपथ क्या लेते हैं? नेता लोग का तो शपथ चलते ही रहता है, समझो तो बस कहने को लेते हैं, शपथ को कोई रियलाइज नहीं करते हैं। शपथ, उनका शपथ ये होना चाहिए, हम जीत के आए हैं, हम कमाएंगे, हम लूटेंगे, इस तरह का मेरे हिसाब से होना चाहिए। बट शपथ लेकिन अलग है, जो ऑफिशियल पेपर पे है कि देश की एकता अखंडता इसकी रक्षा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सब कुछ। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली दिखता नहीं, कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग चोरी भी करते हैं। आफ्टर फर्स्ट मीटिंग क्या होता है? प्रेसिडेंट, अभी कौन है मेन मालिक? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जब पीएम इनको एडवाइस करता है, जो सरकार सत्ता में आते हैं, तो यहां पे याद रखिएगा प्रेसिडेंट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? क्योंकि प्रोटेम वाला तो टेम्पररी है, चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति ने बिठा रखा है, सारा पावर तो राष्ट्रपति के जेबी में है। तो राष्ट्रपति ही क्या करता है? अप्रूव करता है डेट, कहता है इस तारीख को चुनाव होगा, अप्रूव्स डेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर, ठीक है। स्पीकर, पहले पहले स्पीकर को इलेक्ट करना है। तो देखिए इलेक्शन ऑफ स्पीकर के लिए प्रेसिडेंट क्या किया? अप्रूव कर दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट अप्रूव्स डेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर। ये कौन एडवाइस देता है? ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं
एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट किए हैं, लेकिन ये एडवाइस किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू जो पुराना वाला सेक्रेटरी जनरल रहेगा, अगला हटाना है तो हटा भी सकते हैं उनको, थ्रू पुराना वाला सेक्रेटरी जनरल, इनके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे कि भाई बताइए इस तारीख को हम चाहते हैं चुनाव हो जाए स्पीकर का। प्रेसिडेंट अप्रूव कर देंगे, साइन कर देंगे, हाँ ठीक है कराइए। अब प्रोसीजर क्या होगा? ये तो डेट हो गया। क्वेश्चन पूछता है हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड द डेट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑप्शन रहेगा प्रोटेम स्पीकर, प्रेसिडेंट, पीएम, सेक्रेटरी जनरल। आपको प्रेसिडेंट ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या रहेगा जरा देखिए, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी मेंबर अदर देन हिमसेल्फ, फर्स्ट स्टेप है कि भाई एनी मेंबर, कोई भी मेंबर, एनी मेंबर अदर देन हिमसेल्फ हरसेल्फ, स्वयं को नहीं कह सकते कि मुझे बनाओ, अदर देन हिमसेल्फ हरसेल्फ, खुद छोड़ करके कहेंगे कि भाई कोई भी मेंबर जो भी हैं वो नोटिस दे सकते हैं, किसी दूसरे के लिए नोटिस दे सकते हैं कि भाई ही और सी जो भी हैं अदर देन हिमसेल्फ मे बी चूजन एज ए स्पीकर, चूजन एज स्पीकर। इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से, मतलब यहां भला करने वाला काम होता है, खुद नहीं बन के दूसरे को बनाने वाला, अपना नहीं दे सकते हैं, अदर देन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये दे देंगे। जितना नोटिस आया, ऑल नोटिसेस जितना आया आर अरेंज्ड, सब रखते जाएंगे, अरेंज्ड इन किस ऑर्डर में? इन रिसीविंग ऑर्डर, जैसे जैसे रिसीव होते गया उस रिसीविंग ऑर्डर में रखते चले जाएंगे, ठीक है। अब जिस दिन इलेक्शन का डेट है, एज ऑन डेट ऑफ इलेक्शन कहते हैं, जिस दिन एज ऑन डेट ऑफ स्पीकर इलेक्शन, स्पीकर के चुनाव का दिन है, उस दिन जिस मेंबर के नाम से जो नोटिस है तो अपना मोशन लेके आएंगे, ठीक है। कहते हैं मेंबर हुज नेम, सिंपल शब्दों में कहिए तो हुज नेम मोशन स्टैंड, मोशन स्टैंड मतलब जो नोटिस दिए थे उन्हीं के नाम से ना मोशन आएगा, हुज नेम मोशन स्टैंड। वो क्या करते हैं? वो करते हैं इसको मूव द मोशन। मूव द मोशन का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि कुछ लेके घूमते हैं, मूव द मोशन, देखिए मैंने यहां मूव लिख दिया, मोशन, मूव द मोशन। मोशन क्या कि भाई फलाना आदमी को आप लोग स्पीकर चुनिए। अब ये ज्यों ही मोशन मूव करेंगे इस पे होगी वोटिंग, ठीक है। अब शुरू होता है वोट वन बाय वन, वन बाय वन का मतलब पहला मोशन पे वोट हुआ, तो जिस मोशन में जो मोशन स्टैंड कर जाए, मतलब जो चुनाव जीत जाए, जिसको मेजोरिटी मिल जाए, ठीक है, कहते हैं इफ मोशन इज कैरीड, इफ मतलब उनको मेजोरिटी मिल गई, मोशन इज कैरीड, पहला ही मोशन अगर हो जाते हैं कैरीड तो बस खत्म। मतलब कैरीड का मतलब क्या? इफ मेजोरिटी इंश्योर्स, अगर उनको मेजोरिटी मिल गया, इफ मेजोरिटी इंश्योर्स, यही बात मैं कह रहा हूं। पहला वाला जैसे 10 नोटिस था, मान लीजिए पहला नोटिस वाला जो आया मोशन मूव किया, हार गया, उसको 50% मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी क्या चाहिए? मेजोरिटी हमेशा नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। हटाने के लिए, रिमूवल के लिए ऑल द देन मेंबर जो आपने देखा है, लेकिन चुनने के लिए सिंपल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो मेजोरिटी से, जो भी कैरीड हो गया मोशन, जो भी मेजोरिटी इंश्योर्स कर लिया, इंश्योर्स में कौन सी मेजोरिटी? मतलब
more than 50%, more than 50% of present and voting। जिसको भी मिल गया प्रेजेंट एंड वोटिंग का मिल गया, वो क्या हो जाएंगे, तुरंत उनको कर दिया जाएगा कि हाँ भाई अब इनको विजेता घोषित कर दो। वो तुरंत डिक्लेयर्ड क्या हो जाएंगे, डिक्लेयर्ड एज ए स्पीकर, डिक्लेयर्ड एज स्पीकर। हो गया, चुनाव हो गया। अगर कुछ मोशन बचे हुए हैं, रिमेनिंग मोशन का कोई मतलब नहीं, अब फर्दर मोशन जो है नहीं आएगा विदाउट पुटिंग अदर मोशन फॉर वोट, विदाउट पुटिंग, आप कहिए विदाउट पुटिंग रिमेनिंग मोशन फॉर वोट। अगर कुछ बचा हुआ है, नोटिस आया था रिमेनिंग मोशन फॉर वोट, अब किसी का वोटिंग नहीं होगा। 10 आया था, थर्ड नंबर वाले चुनाव जीत गए, तो थर्ड नंबर वाले चुनाव जीत गए, फाइनल हो गया। अब जो मान लीजिए 7 और नोटिस आए हुए थे कि इनको बनाया जाए, वो सब रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर। डिप्टी स्पीकर को भी सिमिलर मैनर में चुनते हैं, तो मैं इनके लिए भी लिख दूं सिमिलर मैनर। अब मैं कह रहा हूं जो राज्यसभा के, चलिए अलग से लिख लेते हैं, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं, राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन हैं, उनका भी इलेक्शन कैसे होता है। लेकिन मैं कुछ चीजें, चलिए मैं अलग से ही बताना चाहता हूं, थोड़ा सा और चीजें जोड़ते हैं इसमें, तो आप और डिटेल से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे आपने अभी देखा इलेक्शन ऑफ स्पीकर का प्रोसेस देखा, अब देखिए जरा डिप्टी स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर कहां का, लोकसभा। और यहीं पे हम राज्यसभा के लिए भी जो डिप्टी चेयरमैन है, सबके बारे में अलग से बात करेंगे, क्लैरिटी रहेगी, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा। डिप्टी स्पीकर के लिए, ठीक है, डेट कौन डिसाइड करता है, क्या प्रेसिडेंट करेंगे। डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय स्पीकर। अब स्पीकर आ गए हैं, तो अब ये फुल पावर वाले स्पीकर हैं, ये बजेंगे, ठीक है, तो अब बजना शुरू हो गए, राष्ट्रपति को कुछ नहीं करना है, ये डिसाइड करेंगे, फिर लोगों को देखते हैं, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, करते रहेंगे। दूसरा, डिप्टी चेयरमैन के लिए भी जो डेट ऑफ इलेक्शन है, अब आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, डेट ऑफ इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय चेयरमैन राज्यसभा, चेयरमैन राज्यसभा जो भी हैं वो डिसाइड करेंगे। अब बचा प्रोसीजर, सेकेंड पार्ट बचा कि भाई प्रोसीजर कैसा होगा। प्रोसीजर, इनके लिए भी जो प्रोसीजर होगा वो मैं कह रहा हूं सेम एज स्पीकर, सेम एज इलेक्शन ऑफ स्पीकर। क्लियर। अब आपका सबका चुनाव, सब अपना छोड़ करके नाम देंगे कि भाई मेरे दोस्त को चुनिए, जो मोशन 50% मेजोरिटी इंश्योर कर लिया तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए, अब आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, इन तीनों का इलेक्शन सीख गए हैं, तो स्पीकर के बारे में कुछ बातें करेंगे। क्योंकि ये स्पीकर हैं, ये थोड़ा ज्यादा बजते हैं, तो इनको जानना जरूरी है। स्पीकर के बारे में देखिए, ये अपना सीट कैसे वेकेट करते हैं आपको पता ही है, कैसे रिजाइन करते हैं ये मैं बता चुका हूं, और ये कैसे इनका रिमूवल होता है ये मैं बता चुका हूं। रिमूवल में आपने देखा था ऑल दी देन मेंबर से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए,
रिजोल्यूशन पास्ड बाय ऑल दी देन मेंबर। ऑल दी देन मेंबर का मतलब अब मैं यहाँ नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं आर्टिकल 94 में। हम चाहते अलग से भी पढ़ते, लेकिन आर्टिकल आपने देख रखा है तो चलिए, ये तो आपको पता है। दूसरा आपने देखा था, ये जो स्पीकर होते हैं कब तक बने रहते हैं, ये आपने देखा था ना। कंटिन्यू स्पीकर जो हैं कब तक रहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंटिन्यू टू हिज ऑफिस, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या शैल नॉट वेकेट हिज पोस्ट टिल या अनटिल immediately preceding the immediately preceding ना बिफोर लिखें, बेस्ट वर्ड रहेगा, प्रीसीडिंग ज्यादा क्लिष्ट लग रहा है। immediately before the first meeting of नेक्स्ट लोकसभा जो रिकॉन्स्टिट्यूट होके आया, इसके लिए इनके पास ये है, कंटिन्यू रहते हैं। जब प्रोटेम स्पीकर दिखते हैं तो इनका पद चला जाता है। ये भी आपने आर्टिकल 94 में ही पढ़ा था। स्पीकर का अपना एक ओहदा होता है, बड़ा वैल्यू होता है, पता है। आप देखेंगे कि इनका जो सबसे ऊपर जो आते हैं, एक नंबर पे अगर ओहदा के क्रम में देखें तो प्रेसिडेंट, ठीक है। एक नंबर अगर देखें कि हायरार्ची में ये कैसे आते हैं। दूसरा नंबर में प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड नंबर में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और पीएम के बाद सारे कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर स्पीकर आते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एबव ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर पीएम तो हैं ही, उनके हेड हैं, एक पीएम को छोड़ करके, एक्सेप्ट पीएम, एक्सेप्शन में कौन आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर ही हैं जो हेड कर रहे होते हैं। तो पीएम को छोड़ करके, ठीक है, और सबके नीचे इनका पोजीशन आता है। जब ये इनका काम क्या है स्पीकर का, जरा स्पीकर चूंकि बजेंगे तो इनके फंक्शन को आपको जानना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है स्पीकर के फंक्शन से रिलेटेड कि क्या कर सकते हैं, या राज्यसभा के चेयरमैन, जो भी स्पीकर इधर कर रहे हैं ना, उधर चेयरमैन मान के चलिएगा। जहां जहां अंतर होगा इवन आपके स्टडी मटेरियल में भी चार्ट बना के अलग से दिया हुआ है। तो जरा देखिए फंक्शन ऑफ स्पीकर क्या क्या है। फंक्शन ऑफ स्पीकर लोकसभा, देखिए स्पीकर जो हैं, एक तो हाउस को रेगुलेट कौन करता है, हाउस को चलाता कौन है, तो ये सारे जो बिजनेस हैं उनको चलाते हैं। कंडक्ट दी बिजनेस ऑफ हाउस, उनको क्या करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं प्रोसीडिंग को। तो रेगुलेट दी प्रोसीडिंग, देखते हैं ऊपर बैठ के चलाते रहते हैं, उनको बोलने देते हैं, उनको नहीं बोलने देते हैं। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, इधर झुक जाते हैं, उधर आप उनको ज्यादा मौका देते हैं, हमको कम मौका देते हैं। इनके ऊपर चलते रहता है ये सब चीजें, ठीक है। बिजनेस ऑफ हाउस जो है यही चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं। विद इन हाउस, उस हाउस में, लोकसभा में, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कोई क्या व्याख्या होगी, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही करेंगे। आप कह सकते हैं लोकसभा में जो भी रूल है, सब रूल के मास्टर यही होंगे। जो इंटरप्रिटेशन देना ये दे देंगे, वही वैलिड होगा, कोई नहीं कर सकते हैं। फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, फाइनल
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन यही होंगे, इन्हीं के अप्रूवल से बनेगा रूल रेगुलेशन। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने कहा ना रेगुलेट करते हैं, ठीक है। रेगुलेट करने का मतलब है रेगुलेट द प्रोसीडिंग, तो जो रूल एंड रेगुलेशन होता है ये सारा खुद यही अप्रूव करते हैं हाउस का। जो मैंने बुक आपको शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बुक इन्हीं के अप्रूवल से बना हुआ है, वही रूल रेगुलेशन है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लिखे हुए हैं, साथ साथ प्रोसीजर बताए गए हैं कैसे कैसे करने हैं, तो यही अप्रूव करते हैं। देखिए स्पीकर को कौन मदद कर रहा होता है? सेक्रेटरी जनरल, जिसको ये चुन के रखते हैं, सेक्रेटरी जनरल मदद कर रहा होता है इनका ब्यूरोक्रेटिक हेड के रूप में। जितने भी सदन से मैसेज जाएंगे, याद रखिएगा, जितने भी मैसेज मतलब कोई पत्र, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बिल पास हो गया, मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ हाउस जितने जा रहे हैं, यही हाउस के गार्जियन हैं, यही उसके सब कुछ है, मालिक हैं, उस हाउस के भगवान बन गए हैं, ठीक है। कहते हैं ये सब क्या होगा? विदिन द ऑथोरिटी ऑफ, विदिन द ऑथोरिटी ऑफ स्पीकर। एक बार स्पीकर बन गए कितना पावर आ गया। मान लीजिए कोई बिल में कोई बिल पास हुआ, कोई एरर रह गया उसमें, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये इम्पावर्ड होते हैं कि बिल में नहीं, जैसे कुछ रह गया, एरर रह गया, अरे नहीं नहीं हमने ये डिस्कस किया था वहां पे, या बिल में कुछ चेंज हुआ, तो जो पेटेंट एरर रह जाते हैं, इम्पावर्ड टू करेक्ट पेटेंट एरर। ये नहीं कि जो बिल पास हुआ उससे डिफरेंट होता है, टाइपोग्राफिकल एरर है। एम्पावर्ड टू करेक्ट पेटेंट एरर इन पास्ट बिल, पेटेंट एरर इन पास्ट बिल, मतलब जब हाउस से पास हो चुका है तब उस बिल में भी ये करेक्शन करने के लिए ऑथराइज हैं। जैसे बिल पास हुआ, आपको पता है कि नहीं नहीं बिल में यहां लिखना था ABCD और वहां गलती से लिखा गया है ACD, बी छूट गया है, तो पेटेंट एरर को करेक्ट कर लेंगे, हाउस का कोई अप्रूवल जरूरत नहीं है, ये मालिक हैं ये कर देंगे, ठीक है। जितने भी बिल में अमेंडमेंट्स होते हैं, वो बिल का अमेंडमेंट कौन फाइनल करता है? बिल में जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स इन बिल होते हैं, जो हाउस ने पास कर रखा है अमेंडमेंट को, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन बिल, ये सब यही करते हैं। कुछ भी करना है तो यही करते हैं, ठीक है। इन्हीं का कोई भी डिसीजन, मैसेज, कुछ भी कम्युनिकेट होगा, सब अथॉरिटी ऑफ स्पीकर में ही होगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी जितने बनेंगे, अब इनका पावर देखते चलिए, जितने भी, मैं यहां से लाइन खींच लेता हूं, जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के लिए जो बन रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, ये कमेटी काम करती है सेकेंड चैम्बर ऑफ हाउस के रूप में, काफी महत्वपूर्ण चीजें होती है ये कमेटी। कमेटी में लोग दलगत भावना से ऊपर उठ के काम कर रहे होते हैं, सब मिलजुल के देश के लिए काम करते हैं। तो ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लोकसभा लगा दी थी क्लैरिटी के लिए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि राज्यसभा वाले में भी, लोकसभा, ठीक है। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? आइदर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हाउस, या तो हाउस चुनेगा और यही नॉमिनेट कर देते हैं, नहीं तो इनको लगता है नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। जो भी मेंबर होंगे, हम कमेटी में भी पढ़ेंगे, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर रहते हैं। सब में देखेंगे कुछ ऐसे हैं जो हाउस चुनती है, इलेक्टेड हैं, अदरवाइज सारा क्या है, और सारे कमेटी में जितने कमेटी के चेयरमैन होंगे, ठीक है, ये चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? कमेटी के जो चेयरमैन होंगे ये सब के सब अपॉइंटेड बाय स्पीकर होते हैं। कौन इनको अपॉइंट करता है? वही नॉमिनेट करके उनको बनाते हैं। कमेटी के जितने भी चेयरमैन होंगे
ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय स्पीकर होते हैं। वो क्या नाम बता देते हैं, 5 आदमी की कमेटी है, अब उसमें से एक किसी को जो स्पीकर के जानने वाले हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लोकसभा। वैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ राज्यसभा अगर कहें तो वहां पे जो राज्यसभा के क्या है चेयरमैन है, वो प्रत्येक कमेटी के चेयरमैन को चुनते हैं। अपॉइंटेड बाय लोकसभा का रहेगा तो अपॉइंटेड बाय स्पीकर रहेगा, सबके चेयरमैन को, ठीक है, यही बनाते हैं। आइए जरा स्पीकर के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। स्पीकर हैं काफी पावरफुल हैं, ठीक है। फंक्शन एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, एसपीके। देखिए पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर में आप एक महत्वपूर्ण बात देखिए, रूल वूल यही बनाते हैं ना, 3 कमेटी ऐसे हैं जो अपने पास ये रखते हैं। 3 कमेटी हाउस की ऐसी कमेटी है, 3 कमेटी अपने अंदर रहता है इनके पास, 3 कमेटीज ऑफ लोकसभा इन्हीं के पास रहता है, खुद चेयरमैन होते हैं, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ स्पीकर होता है। ये कौन कौन से हैं कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ स्पीकर? कौन रहेंगे उसके चेयरमैन? खुद स्पीकर रहेंगे, कभी किसी को नहीं देते। ये 3 कमेटी नाम याद रखिएगा, पूछता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस इन्हीं को चलाना है ना, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो भी होगा कि कौन सा काम कैसे होना है खुद ही देखते हैं। दूसरा कमेटी रूल रेगुलेशन खुद बनाते हैं, तो रूल कमेटी अपने अंदर रखते हैं। और थर्ड जो जनरल पर्पस कमेटी है, कह सकते हैं ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां के लोग पोस्टिंग खूब ढूंढते हैं, जनरल पर्पस कमेटी, मतलब जो कहीं कुछ नहीं आया वो उन्हीं के पास आ जाता है, जनरल पर्पस कमेटी। जैसे बिल्डिंग बनेगी, कुछ बनेगी, तो ये जनरल पर्पस कमेटी के खुद ही चेयरमैन रहते हैं, जो मैटर किसी के पास नहीं इनके पास। तो रूल कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, शॉर्ट में इसे बीएसी कहा करेंगे। रूल कमेटी तो शॉर्ट नाम ही है, जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। ये 3 कमेटी खुद ही अपने अंदर रखते हैं। चलिए इनका एक महत्वपूर्ण पावर और देखिए, कोई बिल जैसे मैं पीछे भी बताया हूं, वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन किसका है? डिसीजन ऑफ, यही लेते हैं स्पीकर। स्पीकर इज फाइनल, इनको कोई चैलेंज नहीं करेगा, जो ये डिसाइड कर देंगे मनी बिल है नहीं है। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा, ठीक है, कौन सा सिटिंग? दोनों हाउस का मिला करके जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा, ये ज्वाइंट सिटिंग को यही प्रिसाइड करेंगे, स्पीकर जो हैं, स्पीकर लोकसभा प्रिसाइड करते हैं। राज्यसभा वाले वाइस प्रेसिडेंट को तो ज्वाइंट सिटिंग में बुलाया भी नहीं जाता है, बेचारे क्या करेंगे आके, तो मेंबर ही नहीं है किसी हाउस के, तो उनको बुलाया नहीं जाता है, यही प्रिसाइड करते हैं। देख रहे हैं ज्वाइंट सिटिंग में कितनी पकड़ है इनकी, ठीक है। हमेशा ज्वाइंट सिटिंग का क्या प्रोसीजर होगा, ये होगा, सब यही बताएंगे, ठीक है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाउस यही देखते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब चूंकि इनको रेगुलेट करना होता है हाउस, तो इनके पास कुछ और पावर और फंक्शन है। उस पावर और फंक्शन को ना डिटेल में हम अलग से भी देखेंगे, ठीक है। उसको अभी यहां सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये भी पावर है, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर लोकसभा। चूंकि ना सस्पेंशन, जैसे मेंबर को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, उनको आउट उठवा के फेंक देते हैं, ये सब पावर इनके पास है। लेकिन उसको अलग से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहां पे थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पावर फंक्शन जान रहे वो ना जाने,
लगता है। देखिए, अगर मान लीजिए जो स्पीकर हैं, स्पीकर वारंट इशू कर सकते हैं। स्पीकर कैन इशू वारंट। वारंट से पुलिस की तरह पकड़ के जेल में डालो वो वाला। स्पीकर कैन इशू वारंट अगेंस्ट, ठीक है, वारंट अगेंस्ट एनीवन, एनी मेंबर हो, एनी पर्सन हो, कोई भी, एनी आउटसाइडर भी हो, उनके अंदर वाला है, मेंबर है, तब तो कर ही सकते हैं। आउटसाइडर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, अपने मन से नहीं। अगर इस संदर्भ में, इस रिलेशन में, इफ मोशन विथ दिस इफेक्ट, इफेक्ट इज एडॉप्टेड बाय हाउस, मतलब हाउस उसे क्या करे, हाउस उसे पास करे कि हाँ मिस्टर राम, श्याम, मोहन, घनश्याम या कोई भी, उनको क्या करे हैं कि भाई वारंट इशू करने हैं, उनको पकड़ के जेल में डालने हैं। अगर हाउस कर दे तब ये देखिए वारंट इशू करेंगे, साइन करेंगे, वारंट भेज देंगे, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देंगे। ठीक है, देखिए दूसरा, इनके पास क्या क्या पावर है। जो मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये कौन तय करता है? आप लोगों ने देखा था जो अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल कानून के अंतर्गत है। वो कौन करते हैं? ये डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय स्पीकर, डिसाइडेड बाय स्पीकर। आपने देखा था अदर थिंग के लिए राष्ट्रपति हैं, आपने राष्ट्रपति के पावर में पढ़ा था, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कौन है? स्पीकर है। देखिए एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, किसी को भी अगर आपको अरेस्ट करना है हाउस के भीतर, ठीक है, कहां पे? हाउस के भीतर, विद इन प्रीमाइसेस ऑफ हाउस, जो प्रीमाइसेस ऑफ लोकसभा है, आप कह सकते हैं ना, नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्पीकर। किसी को भी करना है तो स्पीकर के अप्रूवल से आप करेंगे, उस प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हो सकता है। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट परमिशन ऑफ स्पीकर। अब मान लीजिए कोई क्रिमिनल को पुलिस पकड़ने के लिए जा रहा है, परमिशन ऑफ स्पीकर, किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जा रहा है, क्रिमिनल दीवार फांद के प्रीमाइसेस ऑफ लोकसभा में कूद गया, क्या होगा? जैसे कसाब आया था, घुस गया था, नहीं कसाब तो मुंबई टेररिस्ट अटैक के लिए था, संसद पे हमला हुआ था, संसद पे हमला हुआ था तो घुस गया था। अब ऐसी सिचुएशन में स्पीकर का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है, वहां तो पकड़ेंगे ही ना, डीम्ड परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल केसेस में किसी को भी अगर आपको वहां से उठाना है तो स्पीकर के परमिशन से ही आप लोकसभा से अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब प्रिसिंक्ट ऑफ हाउस कहिए, प्रीमाइसेस ऑफ हाउस कहिए, एवरीथिंग जो भी कुछ भी हो सकता है वो स्पीकर के अप्रूवल के बिना नहीं करना है। देखिए एक बात है, चूंकि ये लोकसभा के हेड हैं, मुखिया हैं, तो लोकसभा के अगर मेंबर को आप अरेस्ट करते हैं कहीं भी, जो एमपी लोकसभा है, आप पढ़ रहे हैं स्पीकर के पावर एंड फंक्शन को, वहां पे आप कुछ और फंक्शंस देखने जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई एमपी, एनी मेंबर ऑफ लोकसभा, एनी मेंबर ऑफ लोकसभा क्या है? इज अरेस्टेड। अगर कभी मान लीजिए
अरेस्ट होते हैं, इनको कोई पुलिस अरेस्ट करती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, क्रिमिनल में मतलब अरेस्टेड इन क्रिमिनल मैटर, अगर इनको ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, इनको कुछ इम्यूनिटीज भी हैं, हम अलग से बात करेंगे, अभी तो सिर्फ हम स्पीकर के राइट को ध्यान में देख रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड इन क्रिमिनल मैटर है, या मान लीजिए सेंटेंसेड टू इम्प्रीजनमेंट अगर उनको जेल में डाला गया है, ठीक है, या कहिए डिटेन्ड किए गए हैं कि भाई कहीं भी इनको बिठा लिया गया है, डिटेन्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किसी भी मैटर में, ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, आपको हमेशा जो भी फैक्ट ऑफ केस है, फैक्ट, रिपोर्ट ऑफ फैक्ट आप कहिए, जो भी आपको है रिपोर्ट ऑफ फैक्ट, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू स्पीकर, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, देना ही पड़ेगा, कम्युनिकेटेड टू स्पीकर। याद है लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गौतम गोस्वामी ने अरेस्ट करवाया था, वो यात्रा पे थे, तो तुरंत जो मतलब गौतम गोस्वामी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, तुरंत कम्युनिकेट करेंगे, रिपोर्ट ऑफ फैक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू स्पीकर इमीडिएटली, मतलब आपने पकड़ा है, इनको बता दीजिए। इवन मैं इसमें जोर देता हूं, इवन फैक्ट रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ मेंबर, रिलेटिंग टू जब ये छूटेंगे, रिलीज ऑफ मेंबर लोकसभा, क्या करिएगा, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू स्पीकर, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू स्पीकर। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी को पकड़ा होगा, तुरंत उसने फोर्थ विद रिपोर्ट कर दिया होगा कि बिहार में रथ यात्रा में धराए हैं, इस कारण से फैक्ट जब वो रिलीज हुए होंगे जेल से, तब उनको भी बताया गया होगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इनके पास जो पावर है स्पीकर के पास, मैं यहाँ पे बस सिर्फ शॉर्टलिस्ट करता हूं, क्योंकि ना इसको अलग से डिटेल क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ये सस्पेंड भी कर सकते हैं, सस्पेंड मेंबर को, विड्रॉ भी कर सकते हैं मेंबर को, विड्रॉ मेंबर फॉर ए डे, वो वहां पे मार्शल होते हैं ना, ये ऑर्डर कर देंगे उस एमपी को, मार्शल मतलब वहां के सिपाही जो अंदर में हैं काम करने के लिए, वो उनको उठा करके बाहर फेंकाएंगे, जाओ जी। सस्पेंड भी कर सकते हैं, सस्पेंशन फॉर होल सेशन भी हो सकता है, फॉर कंप्लीट सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं, कंप्लीट सेशन हो सकता है, या फॉर ए डे हो सकता है, फॉर ए डे, ये अलग से सस्पेंशन वगैरह हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आपको स्पीकर के इन पावर को आपको बता दिए कि भाई ये मतलब रहता है इनके पास पावर, स्पीकर के पास कितने पावर आ गए, लगता है सब कुछ लोकसभा का इन्हीं के पास आ गए हैं। चलिए थोड़ा डिप्टी स्पीकर का भी देख लेते हैं, बेचारा वो भी उदास हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्या है, ये कह सकते हैं ही सी जो भी होंगे, ही सी इज डिप्टी, डिप्टी, हाँ ठीक है, ठीक ही लिखे थे, देखिए ठीक ही लिखे थे, ही सी डिप्टी, वाई लगाना था, डिप्टी ऑफ स्पीकर ओनली इन प्रिजाइडिंग मैटर, प्रिजाइडिंग मैटर का मतलब समझ गए, नॉट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। जैसे आपके ऑफिस में सेक्रेटरी क्या डिप्टी सेक्रेटरी है, तो डिप्टी सेक्रेटरी क्या करते हैं,
जब भी डिप्टी सेक्रेटरी को कहा जाएगा तो वो सब काम करेंगे सेक्रेटरी के आदेश पे, लेकिन ये नहीं करेंगे प्रिजाइडिंग मैटर में ही ओनली, बस वो नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर प्रिसाइड करेंगे हाउस। इनका काम इतना ही है, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, ठीक है, क्या करेंगे, या अगर एब्सेंस हो या वैकेंसी हो तब क्या करेंगे, प्रिसाइड हाउस, बस। अदरवाइज जो इनका काम है, जब स्पीकर है, व्हेन स्पीकर जो है प्रिसाइडिंग हाउस, तब ये क्या करते हैं, डिप्टी स्पीकर जो हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अलग कुर्सी पे बैठेंगे जहां हम डिप्टी हैं, डिप्टी स्पीकर एक्ट्स एज नॉर्मल मेंबर ऑफ हाउस, नॉर्मल मेंबर ऑफ हाउस, मतलब ये भी हंगो हंगामा क्वेश्चन पूछना जो करना है करेंगे, एज ए नॉर्मल मेंबर ऑफ हाउस ये काम करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ प्रिसाइडिंग मैटर में है। देखिए इनको ना, जो लोकसभा की बजट कमेटी होती है उसका इनको चेयरमैन बना दिया गया, कुछ तो काम होना चाहिए ना, लगेगा। तो लोकसभा का जो बजट कमेटी है, उस बजट कमेटी के ये क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, याद रखिएगा। एक तो यहाँ के चेयरमैन होंगे, दूसरा अगर मान लीजिए इनका थोड़ा इज्जत है, इज्जत कैसे है, अगर इफ ही और सी जो भी होंगे, ही और सी इज मेंबर ऑफ एनी कमिटी, मेंबर ऑफ एनी कमिटी, किसी कमिटी में इनको मेंबर बनाया गया है, कहते हैं इनका थोड़ा तो इज्जत करिए। अगर मेंबर हैं किसी कमिटी के तो यही क्या होंगे, ही और सी शैल बी चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी, शैल बी चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी, कि भाई ये डिप्टी स्पीकर है, इनका इतना इज्जत करिए। बात बकाए इनको कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, प्रिजाइडिंग मैटर में ही है, और सेम जब ये करेंगे तो सब कुछ वैसे ही करेंगे, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी वैसे ही होता है। तो आप लोग अब डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सब जान चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल जान चुके हैं कि वह असिस्ट करने के लिए दोनों हाउस में रहते हैं। जितना काम होता है ना स्पीकर या चेयरमैन का, सब काम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल ही रहते हैं। कोई पेपर आएगा सब उन्हीं को, कोई लेटर लिखना है आपको कमेटी को तो चेयरमैन या स्पीकर को नहीं लिखिए, उनके सेक्रेटरी जनरल को लिखिए। जरा मैं क्वेश्चन पे अब चलूंगा, यहां तक आपने देखा तो ये हमारे ऑफिसर्स थे। सेक्रेटरी जनरल के बारे में मैं लिख रखा आपके मटेरियल में भी, ऐसे एक बार पढ़ लेंगे, वही सिमिलर बातें हैं भाई। जस्ट जो जो उनका पावर है स्पीकर या चेयरमैन का, सेक्रेटरी उसी को एक्सिक्यूट करते हैं, एज ए सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। जरा एक चीज देख लें, एक चीज छूट गया है, टाइमिंग। जनरल बातों में मैं चूंकि क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं तो टाइमिंग जरा देख लें, लोकसभा का क्या क्या है, कितने बजे से ये शुरू होता है, ये जानना जरूरी है बेसिक समझ के लिए। लोकसभा जो शुरू होता है ये लोग 11 बजे से शुरू होते हैं, 11 AM से। सवेरे इन लोगों का आंख नहीं खुलता होगा, ये लोग उस तरह के होते हैं। टू 6 PM चलते हैं, 6 बजे तक। जब आप लोगों का छुट्टी होता है तो ये लोग भी उधर से हाउस से निकाला कि लोग पहले ही एडजर्न कर लेते हैं, और ये लोग बीच में लंच करते हैं। इस बीच में बहुत सारा काम होता है, क्योंकि प्रोसीजर पढ़ना है तो टाइमिंग पता होना चाहिए। 1 PM टू 2 PM तक ये क्या करते हैं, लंच करते हैं। लेकिन राज्यसभा में पहले थोड़ा सा अलग रहते रहा है। राज्यसभा का जब टाइमिंग देखेंगे आप, ये तो आपने लोकसभा का देखा जो आपने देखा, राज्यसभा का जब टाइमिंग देखेंगे, शुरू तो इनका भी 11 बजे ही कहते हैं कि भाई हम लोग काम करेंगे तो आप भी आ जाओ, 11 AM। लेकिन ये लोग 11 AM से थोड़ा 5 बजे तक ही काम करते हैं, 5 PM ही काम करते हैं, 1 घंटा पहले। दूसरा एक फायदा और है, मैं बताऊं क्यों।
इनका लंच आवर थोड़ा बड़ा है, 1 PM से लेकर के 2:30 बजे तक, 2:30 PM। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तरह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो होता आधे घंटे का है, लेकिन सब लोग 1 बजे खा के निकल लेते हैं और 2:30 बजे से पहले कोई सीट पे नहीं आते। आपको अक्सर जहां काम में थोड़ा मतलब वो है, ढीला है कि मतलब थोड़ा आसान सीट है, वहां पे दिखेंगे। जिनके सीट पे ज्यादा काम है वो तो खैर लंच में भी काम करते रहते हैं। ऐसे ये इन लोगों का लंच आवर ऑफिशियली 1 बजे से 2:30 बजे तक है। ये लोग घर जाते होंगे, खाना खाते होंगे, थोड़ा आराम भी कर लेते होंगे, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहता होगा, तब 2:30 बजे तक 2:30 तक आते होंगे। इन लोगों को 1 ही घंटे का, ये लोग मसल्स पावर वाले हैं ना, इन लोगों का 1 ही घंटे का है। टाइमिंग मैंने क्यों बताई ये अभी आपको समझ में आएगा। अब आइए जरा चलते हैं हम क्वेश्चंस थोड़ा आगे बढ़ाते बढ़ाते चलते हैं। 10-15 मिनट क्लास और करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा कुछ पटाखे वटाखे हो सकते हैं, डिस्टरबेंस आए, लेकिन 10-15 मिनट तो कर ही सकते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज ज्यादा पटाखा नहीं फूट रहा है, तो लेकिन हम जरा चलेंगे। बट लगता है कि हमारे टैब का ना बैटरी डिस्चार्ज है, फिर भी चलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को अलग से ही करना बेहतर रहेगा, दी क्वेश्चन आवर। फिर भी चलिए मैं कुछ बातें आपको पढ़ के आने के लिए दे देता हूं। कल पर्व भी है तो कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की। देखिए क्वेश्चन आवर में आपको मैंने स्टडी मटेरियल भी शेयर किया है, इस पे आप एक बार क्वेश्चन आवर पूरा पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर MOP भी शुरुआती के 1 to 4 चैप्टर आप एटलीस्ट पढ़ के आइएगा, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आवर को अलग से ही रखते हैं, आज पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग से ही इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हम 3 ढंग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टार अनस्टार शॉर्ट नोटिस, प्राइवेट मेंबर को भी एड्रेस हो सकते हैं क्वेश्चन, ये भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन SNQ। अनस्टार्ड को हम लोग अनस्टार्ड पूरे ही लिखेंगे। इस 3 तरह के क्वेश्चन के बारे में कैसे, ये क्वेश्चन आवर क्यों होता है। पार्लियामेंट को आपको पता है राइट है टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, टू कॉल फॉर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन के लिए मांग सकते हैं, उसी का एक जरिया है कि भाई हम क्वेश्चन पूछेंगे। ब्यूरोक्रेट गॉड एग्जीक्यूटिव पे क्या बना रहता है, इससे एग्जीक्यूटिव पे चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फटाफट आज के क्लास से, कोई भी क्वेश्चन है तो।